में कि एक शिक्षक के रूप में साइकोलॉजी में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो वर्क ऑफ टीचिंग की बात करेंगे, शिक्षण के कार्य। तो कक्षा को संगठित तथा व्यवस्थित रूप प्रदान करना। ठीक है कि शिक्षण का एक कार्य कि शिक्षा के बहुत सारे कार्य होते हैं। तो जब भी आप एक अध्यापक के रूप में एक अध्यापक के रूप में आप नियुक्त होते हैं तो बहुत सारे काम जो है एक टीचर को मैनेज करने होते हैं। हमने पहले ही पढ़ा था, सबसे मुख्य जो काम होता है बच्चों को सिखाना यानी टीचिंग करना। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे स्कूल में क्या होती है, मैनेजमेंट्स होती हैं जो टीचर्स जो हैं उनको संभालते हैं। जैसे योजनाओं को हमने पढ़ा था कि कोई योजना है उसे लागू करना। ठीक है, या फिर आप कहेंगे कि क्लास को मैनेज करना, क्लास में डिसिप्लिन बनाना। ठीक है, बच्चों को गतिविधियों में लीन रखना ताकि वो सही दिशा में सीखे। तो ये सभी कार्य जो है वो एक अध्यापक के ही होते हैं। तो कक्षा को संगठित करना, उसको व्यवस्थित रखना भी क्या है, शिक्षण के ही कार्यों का एक रूप है। तो जब हम कक्षा को संगठित और व्यवस्थित रूप प्रदान करने की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्लास मैनेजमेंट। क्लास मैनेजमेंट। और हमने जब लेसन प्लानिंग पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, लेसन प्लान का चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो उसमें भी हमें बताया गया था कि हम अपने लेसन प्लान को इसलिए तैयार करते हैं ताकि हम अपनी क्लास को भी क्या कर सके, मैनेज कर सके। ठीक है, कि प्रॉपर रूप में हम एक पैटर्न के साथ जो है चीजों को लेकर चलते हैं ताकि हमारी हर एक चीज कैसी हो, व्यवस्थित हो, बच्चे व्यस्त रहें। ठीक है, अगर वो व्यस्त रहेंगे, वो पहले से ही डिसिप्लिन रहेंगे, अपनी जगह पर बैठे रहेंगे, तो क्लास मैनेजमेंट का एक कार्य जो है वो भी बहुत मुश्किल होता है और अध्यापक को उसे भी पूरा करना होता है। ठीक है, तो क्लास मैनेजमेंट में एक तो अनुशासन की हम बात करते हैं कि हर एक बच्चा कैसा रहे, अनुशासन में रहे, और कक्षा का जो वातावरण है वो वातावरण कैसा बना रहे, सकारात्मक बना रहे, मतलब पॉजिटिव एक एनवायरनमेंट होना चाहिए ताकि बच्चा जो है वो सुचारू रूप से अपनी सीखने की जो कार्य है उनको पूरा कर सके। तो इसको हम कहते हैं कि वातावरण जो है कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, सीखने के लिए होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक जो छात्र है वह सीखने सीखने का प्रयास करे। तो जो भी गतिविधि, जो भी एक्टिविटी हम प्लान करते हैं बच्चों के लिए, वो गतिविधि उनको सिखाने यानी कि ज्ञान देने, ठीक है, नॉलेज देने की बात हम कर रहे हैं, सिखाने व उनको अनुशासन में बनाए रखने के लिए होती है। तो एक ऐसा मैनेजमेंट जो है कक्षा में जो है व्यवस्थित रूप कक्षा को प्रदान करता है। इसलिए कक्षा कैसे होनी चाहिए, संगठित होनी चाहिए, वेल मैनेज होनी चाहिए। तो एक कार्य क्या होता है अध्यापक का कि कक्षा को मैनेज करना, मैनेज करने में कि बच्चा अपने स्थान पर बैठा रहे, ठीक है, और वो सीखे। जब भी आप कोई बात उसे बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो उस पर कंसंट्रेट करे, अनुशासन रहे और सकारात्मक वातावरण, मतलब कि बच्चे की रुचि रहे उस चीज को, उस विषय को सीखने में। तो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना भी एक टास्क होता है टीचिंग का। दूसरे शिक्षण के कार्य की बात करते हैं तो सीखने की परिस्थितियों का निर्माण करना, इसी को हम क्या कहते हैं कि एनवायरनमेंट प्रिपरेशन। ठीक है, एनवायरनमेंट प्रिपरेशन की हम बात कर रहे हैं कि एक वातावरण हम क्या करने जा रहे हैं, तैयार करने जा रहे हैं। और इस वातावरण को तैयार करते वक्त हम क्या ध्यान रखते हैं, बच्चे की रुचि का, उसकी योग्यताओं का, उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर हम क्या करेंगे, एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करते हैं जिसमें बच्चा स्वतः स्वयं क्या करेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, स्वयं सीखने का प्रयास करेगा, तो स्वयं चीजों का क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो एक क्रिएटिविटी उसके अंदर डेवलप होगी। तो सीखने की जो परिस्थिति है कि एनवायरनमेंट ही ऐसा क्रिएट किया जाए कि बच्चा उससे हमेशा कुछ ना कुछ सीखे। तो ये एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट किया जाएगा, ये भी क्या है, एक तरह का टास्क होता है, एक तरह का कार्य है जो कि इजी नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि जैसे जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी हम उसे सिखा रहे हैं, वो हमारा क्या है, एक तरह का विषय है। और इस विषय को हमें किताबों से ना पढ़ाकर क्या करना है, एक
गतिविधि में परिवर्तित करना है। तो अध्यापक में इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वो किसी भी कार्य को कैसे एक गतिविधि में परिवर्तित करेगा, और ऐसी गतिविधि जिसमें बच्चा क्या लेगा, रुचि लेगा, ठीक है, स्वयं जो है वो सीखने का प्रयास करेगा। तो ऐसा वातावरण हमें उसके लिए तैयार करना होता है। तो एक अच्छे वातावरण का निर्माण करना जो पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, ये भी किसका, अध्यापक का ही कार्य होता है। फिर हम कहेंगे विषय वस्तु और कार्य का विश्लेषण करना। ठीक है, विषय वस्तु का मतलब क्या होता है कि जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं विषय वस्तु, या फिर जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं वो भी विषय वस्तु से संबंधित हो सकता है। ठीक है, या फिर अगर आप कोई कंटेंट, कोई भी तरह की जानकारी जब आप बच्चों को दे रहे हैं, वो क्या है, हमारी विषय वस्तु कहलाती है। ठीक है, वह वस्तु जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं या कोई गतिविधि कर रहे हैं, तो जो भी कंटेंट आप बच्चों के सामने रखने वाले हैं उस कंटेंट का क्या करना, विश्लेषण करना। विश्लेषण मतलब कि जांच करना। ठीक है, तो इसका विश्लेषण करने से हम पहले से ही क्या कर सकते हैं, अपनी शिक्षण के, कि हम इस गतिविधि या इसको सिखाने के माध्यम से बच्चे को क्या सिखा पाएंगे, इसका उद्देश्य निर्धारित कर लेते हैं। ठीक है, तो उसका विश्लेषण करने से आप उसके उद्देश्य को निर्धारित कर पाएंगे। दूसरा आपको ये है कि हम विश्लेषण करने के बाद ये समझ पाएंगे कि हमें किस प्रकार की शिक्षण विधि का इस्तेमाल करना चाहिए, किस प्रकार के मेथड का चयन करना चाहिए, कैसी सामग्री का हमें चयन करना चाहिए। तो विश्लेषण हमें ये जानकारी देता है कि अगर आप अच्छे से अपनी विषय को, अपने टॉपिक को ध्यान से उसकी जांच कर लेते हैं, पहले से ही उसमें से बच्चे क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, ये सारी चीजें हम पहले से ही क्या कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो विषय वस्तु को बच्चों के सामने रखना आसान हो जाता है। सरल माध्यम से उचित शिक्षण विधि आप चयन कर पाते हैं। एक आपका समय व्यर्थ नहीं होता। ठीक है, कि एक आप कक्षा में जाकर किताब खोल रहे हैं और तब ये देख रहे हैं कि आज तो लेसन 2 पढ़ाना है। ठीक है, लेसन 2 पढ़ाना है, तो कैसे, कौन सी विधि उत्तम रहेगी, तो उसमें आपका जो समय है वो बहुत ज्यादा व्यर्थ होगा। कि उस वक्त आप सुन रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे पढ़ाएं, क्या विधि हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या बनती है, आपकी कक्षा का जो अनुशासन है वो खराब होता है। बच्चे आपस में बातें करने लगते हैं या अलग गतिविधियों में उनका ध्यान जो है वो लग जाता है, तो उसकी, उनकी, आपके सब्जेक्ट की, अपनी, आपके विषय के प्रति रुचि जो है वो कम होने लगती है। तो इस प्रकार का वातावरण ना बने, इसके लिए हम पहले ही क्या करते हैं, अपने कंटेंट को, अपने सब्जेक्ट, विषय, जो भी आप कहना चाहें, विषय वस्तु के बारे में एक पूरी जानकारी जो है वो प्राप्त कर लेते हैं और पहले से ही हर एक चीज का चयन कर लेते हैं। इससे आपका समय बचता है, बच्चे उचित गतिविधियों में सीखने के लिए तैयार रहते हैं, उनकी नॉलेज को परखने का आपको समय मिलता है कि पहले, इससे पहले बच्चों के पास कितनी प्रीवियस नॉलेज है। तो इन सब चीजों के लिए हमें अपनी विषय वस्तु का पहले ही क्या कर लेना चाहिए, सर्वेक्षण कर लेना चाहिए। फिर सीखने के लिए विद्यार्थी को प्रेरित करना, कि जो भी चीज आप बच्चों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो हमने बात की थी कि बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए हम क्या करते हैं, एक लेसन प्लान बनाते हैं। लेसन प्लान में हम जब भी प्रस्तुतिकरण होता है उससे पहले हम क्या करते हैं, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं। ठीक है, प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के बाद हम बच्चों के सामने कुछ ऐसे तथ्यों को रखते हैं, कुछ ऐसी बातें उन्हें बताते हैं, या कोई ऐसी गतिविधि उन्हें दिखाते हैं, या फिर कोई ऐसा प्रश्न पूछते हैं जिससे उनके मन में क्या होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है। और ये जिज्ञासा क्या करती है, उनको सीखने के लिए प्रेरित करती है। तो प्रश्नों के माध्यम से, किसी वस्तु को दिखाकर या कोई भी ऑब्जेक्ट उनके सामने रखकर आप उनसे उसके बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि भी बच्चे जानते हैं तो वो अपनी ज्ञान के अनुसार आपको उत्तर देंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी, वो प्रेरित होंगे उस चीज के बारे में सीखने के लिए। तो एक काम ये भी है कि हम बच्चों के अंदर क्या करें, क्यूरियोसिटी को डेवलप करें। किसी भी चीज के माध्यम से, वस्तु के माध्यम से आपकी शिक्षण विधि इतनी प्रभावी होनी चाहिए कि उनको क्या बनाए, सीखने के लिए प्रेरित करे। तो एक शिक्षण कार्य हमारा ये भी होता है। इसके अलावा एक अध्यापक के रूप में छात्रों को के अंतिम व्यवहार की जांच करने या मूल्यांकन करने का कार्य भी आपका ही होता है। कि आप एक क्या है, एक अध्यापक हैं। ठीक है, आप प्रभावी तरीके से अगर अपनी कक्षा को चलाना चाहते हैं तो उस प्रभावी तरीके से आगे बढ़ने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो कुछ भी आपने बच्चों को पढ़ा दिया है उसके बाद अंत में हमें क्या करना है, उसका मूल्यांकन करना है। ठीक है, मूल्यांकन आप प्रश्नों के माध्यम से भी कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग विधि का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रश्नों के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से, क्लास टेस्ट के माध्यम से आप उनका मूल्यांकन कर सकते हैं कि अभी अभी जो कंटेंट हमने पढ़ाया है या सीखा है बच्चों ने,
उससे संबंधित कितनी नॉलेज या कितना ज्ञान जो है उन्होंने प्राप्त किया, या फिर कितना वो सीख चुके हैं, या फिर कहाँ पर लैक ऑफ कम्युनिकेशन या लैक ऑफ जो चीजें रह गई हैं किसी नियम को समझने में। तो इससे क्या है, मूल्यांकन से आप उनके अंतिम व्यवहार की क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या वो व्यवहारिक परिवर्तन उनके व्यवहार में शामिल हुआ या नहीं हुआ जो हम चाहते थे। ठीक है, तो उस व्यवहारिक परिवर्तन की हम क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। और इसके लिए आप अलग अलग विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको सही लगती है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर है पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करना, कि आपका एक कार्य क्या है कि बच्चों को एक अच्छा और प्रभावी शिक्षक बनने के लिए हमेशा हमें क्या करना है, अपने पाठ्यक्रम के अनुसार, ठीक है, हर रोज स्वयं को तैयार करना होता है। ठीक है, तैयार करने का मतलब है कि आप जिस विषय का अध्यापक है उस विषय से संबंधित, ठीक है, जानकारी आपको अच्छी और बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको प्रभावी बनाती है, आपको आपके पाठ्यक्रम विषय या टॉपिक से संबंधित, ठीक है, क्या सामग्री आपको कक्षा में लेकर जानी चाहिए, ठीक है, किस विधि से शिक्षण करना चाहिए, किस तरीके से बच्चों का मूल्यांकन करना चाहिए, किस प्रकार से आप क्या करेंगे, अपने जो विषय वस्तु है उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे, तो किस चीज की आपको आवश्यकता पड़ेगी, ये सभी चीजें आप पहले से ही अगर प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये कार्य भी क्या है, आपके ही शिक्षण के कार्यों में शामिल है। और ये आपकी शिक्षा को क्या बनाता है, प्रभावी बनाता है। ठीक है, और इससे आप क्या कर सकते हैं, अपनी रणनीति में निरंतर सुधार कर सकते हैं, कि अगर आपको लगता है अंत में मूल्यांकन करने के बाद कि कहीं कोई कमी रह गई है या बच्चे के व्यवहार में वो वांछित परिवर्तन नहीं आया जो आप चाहते थे, तो आप अपनी रणनीति में, अपनी शिक्षण विधि में, अपने तरीके में क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। इससे क्या होता है, एक तो आपको अनुभव प्राप्त होता है, नई नई चीजें सीखने का आपको अवसर प्राप्त होता है। तो अध्यापक हमेशा, एक अच्छा अध्यापक वही होता है जो हमेशा छात्र के रूप में बना रहे, मतलब हमेशा सीखने का प्रयास करता रहे। तो सीखने की सुविधा को प्रभावी बनाने के लिए बहुत आवश्यक है कि आप अपनी सहायक परिस्थितियों के लिए जिन भी चीजों का चुनाव कर रहे हैं वो सही और सार्थक हो बच्चों को सिखाने के लिए। फिर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग की। ठीक है, कि महत्व शिक्षण के लिए क्या महत्वपूर्ण है। शिक्षण की जब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग की, तो शिक्षण एक का स्पष्ट और निश्चित क्या होता है, लक्ष्य होता है। ठीक है, तो शिक्षण का महत्व कि जब भी हम क्या करते हैं, हम पढ़ने की बात करते हैं, सीखने या सिखाने की बात करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होता है, ये हमेशा कैसी होती है, ये हमेशा उद्देश्य पूर्ण होती है। ठीक है, कि हमेशा शिक्षा का क्या होता है, शिक्षा का उद्देश्य होता है। तो जो भी चीजें आप सीख रहे हैं उन सभी को सीखने का, उन सभी को पढ़ने का क्या है, कोई ना कोई उद्देश्य है, जो कैसे होते हैं, पूर्व निर्धारित होते हैं। मतलब जो भी विषय आपको आपके पाठ्यक्रम में पढ़ाए जा रहे हैं, जो भी कंटेंट आपको उसमें देखने को मिलता है, हर एक चैप्टर पहले से ही ये निर्धारित करके रखता है कि इस चीज को पढ़ने से या फिर इस चीज का ज्ञान प्राप्त करने से आपकी शिक्षा के किस उद्देश्य की पूर्ति होगी। तो हर एक चीज के लिए पहले से ही क्या है, उद्देश्य निर्धारित किया जाता है, और वो उद्देश्य हमेशा कैसा होता है, स्पष्ट होता है। ठीक है, उसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। हम पहले से ही मान के चलते हैं कि ये चीज या ये वस्तु पढ़ाने से हम बच्चे के अंदर इस व्यवहारिक परिवर्तन को लाने का प्रयास करते हैं, या फिर उसे इस व्यवहारिक ज्ञान को हम देना चाहते हैं, और इसीलिए उस चीज को आपकी पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। फिर दूसरा जो इम्पोर्टेंस आपको देखने को मिलता है शिक्षण का, कि छात्र पत्रिकाओं को बढ़ावा देना। ठीक है, कि जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की जो एक्टिविटी है, या फिर आप कह सकते हैं उनके जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स का मतलब होता है प्रतिक्रिया, उनको क्या देना, बढ़ावा देना। ठीक है, तो जब भी हम क्या कर रहे हैं, एक अच्छे और प्रभावी शिक्षण का एक बेहतर तरीका ये भी है मापने का कि जिस भी चीज को आप पढ़ा रहे हैं उस चीज के प्रति बच्चे कितने ज्यादा प्रश्नों को पूछ रहे हैं,
कितनी ज्यादा आपको उनके प्रति रिस्पॉन्स मिल रही है, तो उनकी जो प्रतिक्रिया है वो ये दर्शाती है कि उनकी रुचि किस चीज में कितनी अधिक है। तो जिस चीज को लेकर बच्चे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछते हैं उसमें उसकी रुचि जो है वो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलती है। तो ज्ञान और कौशल, ये क्या करता है, ज्ञान और कौशल प्रदान करता है। तो जितना ज्यादा बच्चा क्या कर रहा है, प्रतिक्रिया कर रहा है। प्रतिक्रिया का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई विषय पढ़ाया या फिर कोई टॉपिक पढ़ाया, अब आप उस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं और एक नहीं, लगभग सभी बच्चे कक्षा में उसका उत्तर सही दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है, ये उनकी प्रतिक्रिया को दर्शा रहा है। ठीक है, कि कोई भी मौन नहीं है, कोई भी चुप नहीं है, सबको ही समझ में आ रहा है कि आप क्या पूछ रहे हैं। इसी को हम प्रभावी शिक्षण कहते हैं, इसी को हम प्रतिक्रिया कहते हैं। तो बच्चे जितना ज्यादा एक्टिव होंगे उतना ज्यादा क्या मिलता है, उनकी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंस है टीचिंग का, कि छात्र नेतृत्व और उत्तरदायित्व को क्या करना, प्रोत्साहन करना। कि बच्चे को जितनी ज्यादा नॉलेज होती है किसी भी कंटेंट की, आपने देखा है कि वो उसको प्रदर्शित करने में उतना ही ज्यादा क्या होता है, अपने आप को बेहतर समझता है। ठीक है, तो बच्चों के अंदर क्या है, अगर नॉलेज है, ज्ञान है, तो क्या कर सकता है, दूसरों का नेतृत्व है। तो जैसे बच्चे को अगर कोई भी एक चीज आती है तो आपने देखा है कि वो अपने दोस्तों को सिखाने की पूरा कोशिश करता है। और ये चीज किसको दर्शाती है, उत्तरदायित्व को, कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि उसे आता है, वो दूसरों को भी सिखा सकता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले पा रहा है, नेतृत्व कर पा रहा है, गाइडेंस दे पा रहा है। जैसे टीम वर्क आपने दे दिया, तो अगर बच्चा ये कह रहा है कि हम कर लेंगे या मैं करवा दूंगा, तो ये किस चीज को, ये एक नेतृत्व की बात को दर्शाता है कि वो अपने आप को इतना सक्षम, अपना कॉन्फिडेंस उसके अंदर इतना है कि वो किसी भी चीज की जिम्मेदारी लेने के लिए क्या है, तैयार है। और ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, ज्ञान से। जितनी ज्यादा नॉलेज आपको होगी उतना ज्यादा आपके ऊपर क्या होता है, आपको अपने पर विश्वास होता है। और यही विश्वास आपके अंदर क्या करता है, एक नेतृत्व और उत्तरदायित्व की भावना को लेकर आता है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग जो है वो क्या करता है, छात्रों के अंदर उत्तरदायित्व और नेतृत्व को बढ़ावा देता है। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग हम कहेंगे कि छात्रों की क्षमता और वातावरण को क्या बनाते हैं, अनुकूल बनाते हैं। कि जो शिक्षा है या शिक्षण प्रक्रिया है वो क्या कर रही है, उनकी क्षमताओं का विकास कर रही है। जो उन्हें चीजें पहले कम आती थी, अब उसमें वो क्या है, ज्यादा ज्ञान, ज्यादा कौशल है उसमें, वो आत्मनिर्भर बन चुके हैं। ठीक है, तो व्यक्ति जब आत्मनिर्भर बनता है और आत्मनिर्भर है तो वो कैसा हो जाता है, वो स्वतंत्र हो जाता है, वो अपने डिसीजन, अपने निर्णय खुद ले पाता है। तो सही निर्णय लेने में उन्हें क्या बनाता है, सक्षम बनाता है, अपने वातावरण के अनुकूल उन्हें बनाता है। ठीक है, तो आपको सीखने के अवसर प्रदान करेगा। तो एक इम्पोर्टेंस क्या होती है, एक महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि जो शिक्षण है, जो टीचिंग है, वो क्या करता है, आपके अंदर एक व्यक्तित्व के विकास में योगदान देता है, व्यक्तित्व का विकास करेगा। और व्यक्तित्व का विकास से क्या होता है, आपका जो वातावरण है वो आपके अनुकूल बनने लगता है। या तो आप परिस्थितियों के अनुकूल बन जाते हैं या फिर परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेते हैं। और ये हमारी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है, एक स्वतंत्र वातावरण को आपके पास लेकर आता है, आप अपने निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग हम कहेंगे छात्रों के प्रति ध्यान केंद्रित करना। कि जब भी शिक्षण की बात आती है, टीचिंग की बात आती है, तो हम हमेशा बात करते हैं कि शिक्षण में कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं, उस कार्य को ये ध्यान में रखकर कीजिए कि क्या वो बच्चों की रुचि के अनुसार है, क्या वो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला है। आवश्यकताओं की पूर्ति करने का मतलब होता है कि उनकी जो मानसिक और शारीरिक क्षमता है, क्या वो उसके अनुरूप है। तो अगर आप बच्चे को कभी भी ऐसा कंटेंट, ऐसी चीज पढ़ा रहे हैं जिसके लिए वो मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप से तैयार नहीं है, तो वो उससे कभी भी कुछ नहीं सीखेगा, वो ज्ञान उसके लिए व्यर्थ है। तो उनकी आवश्यकताओं की क्या करने वाला हो, पूर्ति करने वाला हो। ठीक है, उनकी रुचि के अनुसार हो, उनकी योग्यता के अनुसार। तो इसीलिए आप देखिए जितनी भी पुस्तकें, एक अध्यापक होने के नाते आप जब कभी भी पुस्तक खोलें बच्चों की, तो उसमें देखना है कि जितने भी आपको उसमें टॉपिक दिखते हैं, जितने भी विषय दिखते हैं, वो हर क्लास में क्या है, कुछ नया हम बच्चों के लिए लेकर आते हैं। ठीक है, पहले अगर बच्चों को काउंटिंग सिखाई जा रही है
तो आप ये देखेंगे कि नेक्स्ट लेवल में हम उन्हें एडिशन करना सिखाते हैं, उन्हें सब्ट्रैक्शन करना सिखाते हैं। अगले नेक्स्ट लेवल में हम उन्हें मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताएंगे, क्योंकि जैसे जैसे क्लास बढ़ रही है आप देखिए बच्चे की एज वैसे वैसे बढ़ रही है। एज बढ़ रही है मतलब कि क्या हो रहा है, वो फिजिकली विकसित हो रहा है, फिजिकली रूप से क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। और फिजिकल डेवलपमेंट हमेशा किसके साथ चलती है, मेंटल डेवलपमेंट की। अगर शारीरिक विकास हो रहा है तो बच्चे का मानसिक विकास भी है। अब उसमें ये क्षमता है कि वो क्या कर सकेगा, इन समस्याओं को समझ सकेगा। इस तरह का उसका मानसिक जो विकास है वो हो चुका है, तो वो उसे सरलता से जो है कर पाएगा। तो हमेशा किसी भी चीज को आप क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, वो किसके आधार पर होनी चाहिए, बच्चों के आधार पर। ये ध्यान कर रखकर उसे बनाए, या ये ध्यान रखकर हमेशा शिक्षण विधियों का चयन करें कि क्या बच्चों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तो हर एक चीज का सेंटर या केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए, छात्र होना चाहिए। फिर पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान को प्रदान करना। ठीक है, तो टीचिंग की एक इम्पोर्टेंस क्या होती है, महत्वपूर्ण चीज ये है कि इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग, कि जब भी हम शिक्षण की बात करते हैं तो शिक्षण के लिए क्या महत्वपूर्ण है, ये हमेशा किस पर बेस्ड होनी चाहिए, प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो जब भी आप क्या कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, आप क्या करेंगे, उनके पूर्व ज्ञान की जांच अवश्य करेंगे। छात्रों के पूर्व ज्ञान की जांच करना। ठीक है, इससे आपको ये पता लगता है कि अभी बच्चे को किसी भी विषय के बारे में कितनी जानकारी है। ठीक है, और हमें उस जानकारी को कहाँ से क्या करना है, जोड़ना है नई जानकारी के साथ। ठीक है, तो उसमें एक गैप नहीं रहेगा, बच्चे को ये नहीं होगा कि पहले तो ऐसा बताया गया था अब ऐसा बता रहे हैं। तो उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, एक कनेक्शन बना रहे हैं, एक संबंध स्थापित कर रहे हैं कि जो पहले था आपने इतना सीखा, लेकिन इसके आगे हम इस चीज में ऐड करेंगे। तो हमेशा कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उससे पहले बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को अवश्य जांचें। ठीक है, कि प्रश्नों के माध्यम से आप जांच सकते हैं, और उसके बाद जो भी नई चीज आप उसे सिखा रहे हो उसके साथ उसको जोड़ने का प्रयास करती है, उसको जोड़ने में सरलता प्रदान करती है। बच्चे सरलता से जो है उसको सीख लेते हैं और अपनी पुरानी नॉलेज के साथ उसको क्या कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। फिर टीचिंग की एक और इम्पोर्टेंस ये है कि छात्रों की प्रगति का मापन और मूल्यांकन। तो जो भी आप बच्चों को सिखा रहे हैं, ठीक है, एक टाइम के बाद, ठीक है, या तो आप क्या करें, आपके जो क्लास है, ठीक है, क्लास में जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं, टॉपिक खत्म होते ही आप क्या कर लें, उसका मूल्यांकन कर लें। कि इससे ये समझ में आता है कि जो टॉपिक हमने बताया था, जो विषय हमने बताया था, उस मूल्यांकन से हमें ये समझ में आता है कि क्या बच्चे ने उस विषय को सीख लिया, क्या वो व्यवहारिक परिवर्तन उसके अंदर आ गया जिसके लिए हमने उसे वो विषय पढ़ाया था। तो इससे हमें उस टॉपिक के बारे में जानकारी मिलती है, और अगले दिन हम उसको वहां से शुरू करता है जहां से छूट गया है या जहां से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, तो वहां से हम उसको शुरू करते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं, बच्चे की प्रगति का, ठीक है, तो जो भी वो सीख रहा है, जैसे एक मंथ में, या फिर आप कह सकते हैं 15 डेज में, या 3 मंथ में, ऐसे आप उनके क्या ले सकते हैं, मूल्यांकन के लिए आप उनके लिए कोई एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं, आप टेस्ट ले सकते हैं, या फिर परीक्षाओं के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं, उनकी प्रगति यानी प्रोग्रेस का मूल्यांकन कर रहे हैं टाइम टू टाइम, जिससे हमें ये पता लग रहा है कि क्या बच्चा ऐसा तो नहीं कि वो उस ज्ञान को भूलता ही जा रहा है। तो उसके लिए रिवीजन और एग्जाम्पल प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो जब भी ऐसी गतिविधि हम उसके लिए प्लान करते हैं, ये उसकी इंटरनल और जो एक्सटर्नल की आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की जो विकास है उसको देखता है। तो गतिविधि के माध्यम से हम उसकी एक्टिविटीज को देख सकते हैं, जैसे कि क्लास में उसकी प्रेजेंस कैसी है, वो कितना प्रेजेंट रहता है, क्लास की गतिविधियों में कितना पार्टिसिपेट करता है। ये उसकी एक्सटर्नल, ये उसकी इंटरनल असेसमेंट को दर्शाता है। ठीक है, तो एक्टिविटी के आधार पर जब भी आप क्या करें, बच्चे का मूल्यांकन, जब भी आप टेस्ट या परीक्षाओं के माध्यम से उसका मूल्यांकन करते हैं, ये उसकी एक्सटर्नल
डेवलपमेंट यानी प्रगति विकास को दर्शाता है। तो दोनों का हम क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं, और ये हमें बताता है कि बच्चा प्रगति कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसका मूल्यांकन करने का भी जो है ये उसके लिए इम्पोर्टेंस है आपकी शिक्षण विधि। फिर परीक्षाओं के परिणाम को बेहतर बनाने के लिए या छात्रों के परीक्षा के परिणामों में छात्रों को अवगत कराने के लिए भी ये बहुत आवश्यक है कि टाइम टू टाइम जब भी हम इंटरनल या एक्सटर्नल असेसमेंट की बात करते हैं तो इस आधार पर हम बच्चे को उसकी प्रगति से अवगत करा सकते हैं। हम उसे ये बता सकते हैं कि उसका स्थान जो है वो क्या है। तो परीक्षा के परिणाम जो है हम उससे बच्चे को ये जानकारी दे सकते हैं कि उसके अंदर क्या कमियां हैं, ठीक है, या फिर क्या योग्यताएं हैं। वो उन योग्यताओं को और बेहतर बना सकता है और कमियों को दूर करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। तो इसके लिए भी क्या है, शिक्षण महत्वपूर्ण है। फिर शिक्षक का ईमानदार होना, ठीक है, कि एक बहुत जरूरी बात यह है, ठीक है, शिक्षक कैसा होना चाहिए, ईमानदार, ठीक है। तो अपने कार्य के प्रति, बच्चों के प्रति, ठीक है, क्या होना चाहिए, वो ईमानदार होना चाहिए। तो सभी के प्रति क्या हो, उसके अंदर समान भाव हो, समान रूप से सभी को देखता हो, सभी छात्र उसके लिए बराबर है, किसी भी समान पर समानता या किसी भी आधार पर कोई भेदभाव जो है बच्चों से ना हो, कोई पक्षपात ना हो। तो इस प्रकार का जो भी क्षेत्र होता है उससे अध्यापक को हमेशा दूर रहना चाहिए। अगर वो बच्चों को कह रहा है कि स्कूल या विद्यालय समय पर पहुंचे, तो पहले विद्यालय में शिक्षक भी अपने समय के अनुसार विद्यालय में उचित समय पर पहुंचे, ताकि बच्चों के सामने एक एग्जाम्पल आप सेट कर सके, ठीक है। अगर आप स्वयं बच्चों को ये कह रहे हैं कि सत्य बोलना चाहिए, तो आप स्वयं भी उस चीज को अपनाए। तो अपनी चीजों के प्रति आपको खुद से क्या करना है, ऑनेस्ट रहना है। अगर आप ऐसी चीजों के प्रति ऑनेस्ट रहेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, उनका अनुसरण करेंगे, और बच्चों के अंदर ये व्यवहारिक परिवर्तन स्वतः आपको देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं नेचर ऑफ टीचिंग के बारे में, कि शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो कैसी होती है। तो शिक्षण एक क्या है, अंतः प्रक्रिया है। अंतः प्रक्रिया का मतलब होता है कि ये एक तरह की आंतरिक आंतरिक प्रक्रिया कहलाती है। तो शिक्षण एक आंतरिक प्रक्रिया है, और ये किसके बीच में होती है, ये छात्र व शिक्षक के बीच होने वाली या चलने वाली प्रक्रिया आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। और इसका आधार क्या बनता है, ठीक है, कि किस आधार पर ये चलेगी, ये पाठ्यक्रम के आधार पर चलती है, ठीक है। तो यह शिक्षक और छात्र के मध्य विशेष कार्य के लिए संचालित की जाती है। विशेष कार्य क्या है इसमें, विशेष कार्य का मतलब इसमें ये है कि हमारा विशेष कार्य क्या है, सीखने और सिखाने की क्रिया है, ठीक है। कि अध्यापक सीखता है और विद्यार्थी जो है, अध्यापक सिखा रहा है, विद्यार्थी सीख रहा है। तो सीखने और सिखाने का जो है विशेष काम, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने का विशेष काम पर ये संचालित होती है। इसमें शिक्षण की वह प्रक्रिया कक्षा कक्ष में चलती है, ठीक है। और ये कहाँ होती है, क्लास के अंदर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों जो है लगातार क्या रहते हैं, निहित रहते हैं, ठीक है। कि दोनों के मध्य कैसी है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। तो आपने देखा है कि डेली आप विद्यालय जाते हैं, स्कूल जाते हैं, और आपके जो टीचर्स हैं, जो शिक्षक हैं, वो क्या होते हैं, पहले से ही निर्धारित होते हैं, ठीक है। वो भी फिक्स होते हैं कि वो आपको पढ़ाएंगे। तो उनसे जब आपका डायरेक्ट रोज कांटेक्ट होता है, तो उसका एक अलग प्रभाव जो है आपके व्यक्तित्व पर देखने को मिलता है। तो वो चीज भी क्या करती है, आपकी शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू बनाती है, बेहतर बनाती है। तो अध्यापक और शिक्षक के बीच में चलने वाली एक प्रक्रिया है, जिसे हम क्या कहते हैं कि शिक्षण एक इंटरनल प्रोसेस के नाम से हम इसे बुलाते हैं। दूसरी बात हम करेंगे कि शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है।
ठीक है, विकासात्मक की ये हमेशा विकास की तरफ आपको प्रोत्साहित करती है कि विकास के लिए जो है ये प्रक्रिया की जाती है। तो शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा बच्चों के विकास पर हम फोकस करते हैं, उनके व्यवहार में परिवर्तन लेकर आते हैं और शिक्षण से हम उनके ज्ञानात्मक मतलब ज्ञान के आधार पर और भावनात्मक यानी भावनाओं के आधार पर, ठीक है, और क्रियात्मक यानी कार्य के आधार पर क्या लेकर आते हैं, विकास के पक्षों में बदलाव लेकर आते हैं, मतलब उस गति में विकास होता है जिस गति में हम चाहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि शिक्षण क्या है, एक तरह का यह ज्ञान, कौशल और क्या करती है, क्षमताओं को विकसित करती है। ज्ञान को भी, कौशल को भी और क्षमताओं को विकसित करती है, ठीक है, जो क्या करता है, एक छात्र के समग्र विकास में योगदान देती है। ठीक है, तो एक विकासात्मक प्रक्रिया है, तो मतलब उसके हर एक विकास के पक्ष को ये क्या करती है, प्रभावित करती है। ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक पक्षों को विकास में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो किस किस प्रकार के विकास की हम बात कर रहे हैं, जैसे उसका चरित्र और उसके अंदर आदतों का विकास करना। तो अच्छी आदतों को हम क्या करते हैं, विकसित करते हैं, अच्छे चरित्र निर्माण करने की कोशिश करते हैं, फिर उनके सीखने की प्रक्रिया का विकास करना। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्र हमेशा सक्रिय रूप से भागीदारी लेते हैं, मतलब हम बच्चे को हमेशा एक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो लगातार शिक्षा की चीजों से जुड़ा रहे और जीवन भर जो है वो मेहनती और परिश्रमी बनने के लिए तैयार रहे। फिर उसके अंदर हम ज्ञान और कौशल का संचरण करते हैं ताकि शिक्षण प्रभावी हो और कौशल के हस्तांतरण से क्या है, संबंधित हो, जिससे कि शिक्षार्थियों में परिवर्तन को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। मतलब कि कौशल के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से उनके व्यवहार में आपको लगातार परिवर्तन देखने को मिलेगा। फिर ये क्या करता है, यह आपको व्यवहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करता है। ठीक है, उसके विकास में योगदान देता है। तो शिक्षण एक क्या है, कला विज्ञान दोनों से संबंधित है। और जब भी शिक्षण की प्रक्रिया की बात करते हैं तो ये कलात्मक कौशल का उपयोग करता है आपको एक्टिव बनाने के लिए, क्रिएटिव बनाने के लिए। विज्ञान और आर्ट दोनों की दृष्टि से आपके अंदर व्यवहारिक और वैज्ञानिक ज्ञान लाने की कोशिश करता है। यह आपके अंदर क्या करता है, सहयोगात्मक प्रक्रिया का विकास करता है। ठीक है, तो शिक्षण कभी भी एक तरफ की प्रक्रिया नहीं होती है, वन साइडेड नहीं होती, हमेशा छात्र और शिक्षक दोनों के बीच में चलती है। और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसके लिए होती है, छात्रों के विकास के लिए, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है ये निभाती है। फिर एक ऐसी है, ये एक तरह की विकासात्मक रूप से कैसी है, उपयुक्त है और क्या कराती है, आपका अभ्यास कराती है। तो जैसे शिक्षक के सिद्धांत होते हैं, उस आधार पर जो अध्यापक है बच्चों की आयु के विकास के स्तर के अनुसार शिक्षण विधियों का चुनाव करता है और शिक्षण विधियों के आधार पर क्या करता है, उनको लिए एक अच्छे वातावरण को बनाने की कोशिश करता है ताकि बच्चे के विकास पर हम फोकस कर सकें। तो इसलिए हम कहते हैं कि इतनी सारी चीजों को, समग्र विकास को साथ लेकर चलती है, इसलिए ये क्या है, हमारे शिक्षण क्या है, एक तरह की विकासात्मक प्रक्रिया जो हर प्रकार के विकास में योगदान देती है। फिर ये कैसी है, ये एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया जिसे हम कहते हैं। तो शिक्षण एक क्या है, सतत प्रक्रिया है। तो शिक्षण निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जो शिक्षण अधिगम उद्देश्य की
समाप्ति तक चलती है। मतलब शिक्षा के उद्देश्य जब तक प्राप्त नहीं हो जाते तब तक ये चलती रहती है। ठीक है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है कि जब तक आपके शिक्षण अधिगम उद्देश्य मतलब सीखने और सिखाने के जो उद्देश्य हैं वो जब तक पूरे नहीं हो जाते तब तक चलने वाली क्या है, ये एक प्रक्रिया है। इसमें 3 पक्ष शामिल होते हैं, क्रिया, शिक्षण एवं मूल्यांकन। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं ये क्या है, एक तरह से जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, ज्ञान का सतत, सतत का मतलब हमेशा होता है लगातार, लगातार क्या मिलता है आपको, ज्ञान का प्रवाह मिलता है, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। ये कैसी है, ये विकास की प्रक्रिया है। ये कैसी है, लगातार सुधार की और अनुकूलन की, यानी चीजों को अपने अनुसार बनाने की, अनुकूलन की प्रक्रिया मानी जाती है। ठीक है, तो इसमें आप ये देखेंगे कि हर अनुभव के माध्यम से, मतलब कि जीवन में जो भी अनुभव आपको प्राप्त होता है उस हर अनुभव के माध्यम से ज्ञान या फिर सीखने का आपको अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, ये कैसी है, ये व्यक्ति इससे क्या करता है, व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान, पहले का जो ज्ञान है और नए ज्ञान या फिर आप कह सकते हैं नए अनुभव के आधार पर नई अवधारणाएं और नई अवधारणा, नई रचना करता है, मतलब नए ज्ञान को स्वीकार करता है या फिर अवधारणाओं को सीखता है। तो लगातार आपको इसमें परिवर्तन, बदलाव देखने को मिलता है। और इसमें 3 पक्ष होते हैं। एक तो क्रिया, क्रिया का मतलब क्या है, कार्य या फिर सीखने से। शिक्षण, शिक्षण मतलब कि आपको सिखाने वाली विधि या मेथड। और अंत में क्या होगा, मूल्यांकन, कि इससे ये पता लगेगा कि आपने जो सीखा है वो कितना सीखा है या नहीं सीखा है। तो इससे क्या हो सकता है, आपका मूल्यांकन हो सकता है, यानी वैल्यूएशन। तो अंत में हम आपके विकास का क्या करते हैं, मापन करते हैं। आपने आपने जितना सीख लिया उसको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। फिर ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक सामाजिक, और ये शिक्षण एक सामाजिक तथा व्यवसायिक प्रक्रिया है। तो शिक्षण की प्रक्रिया शिक्षण तथा छात्रों के समूह में ही संपादित की जाती है। मतलब कि ये छात्र और अध्यापक के समूह के बीच में होने वाली क्या है, एक गतिविधि, एक प्रक्रिया है। और कम से कम एक शिक्षक और एक छात्र होना जो उसके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो जब भी हम कहते हैं कि क्या है, एक तरह की सामाजिक प्रक्रिया है, तो सामाजिक प्रक्रिया का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होंगे, कुछ लोग शामिल होंगे, तभी तो हम क्या कहेंगे कि इससे क्या बनेगा, समाज बनेगा। तो समाज लोगों से ही बनता है, तो इसमें क्या होंगे, कुछ लोग अवश्य शामिल होंगे। और फिर हम बात कर रहे हैं शिक्षण की, तो शिक्षण में क्या है, शिक्षक व अध्यापक का क्या होगा, समूह होगा। ठीक है, ग्रुप होगा। तो एक अध्यापक तो अवश्य होगा और कम से कम, ठीक है,
कम से कम एक छात्र जो है वो होना चाहिए, या इससे अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, वो अधिक 35 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। तो इसीलिए हम स्कूल को, विद्यालय को क्या कहते हैं, एक लघु समाज कहा जाता है। ठीक है, फिर ये आपको क्या करती है, व्यवसायिक प्रक्रिया के रूप में। ठीक है, कि ये क्या कर रही है, आपको सामाजिक ज्ञान दे रही है, तो आपको क्या करती है, कुछ प्रकार की व्यवसायिक प्रक्रियाओं के बारे में बताती है। ठीक है, तो जिसके हम कहते हैं कि हर एक चीज का क्या होना चाहिए, बच्चे के पास व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। तो कोई भी वस्तु कैसे बनती है, उसको बनाने के किस प्रकार के मटेरियल की आवश्यकता है, बच्चे को ये जो चीजें होती हैं ये उन्हें दिखाई, जैसे आप किसी फैक्ट्री का विजिट उन्हें करा सकते हैं, या फिर किसी छोटी सी चीज को आप अपनी लैब में ही बनाने की प्रयास कर सकते हैं, बच्चों को भी उसमें लगा सकते हैं। तो उससे क्या होता है, उनके व्यवसायिक ज्ञान प्राप्त होता है कि कैसे किसी भी चीज को बनाया जाता है। ठीक है, कैसे उसकी वैल्यू मार्केट में बढ़ती है। तो इस तरह का जो है व्यवसायिक ज्ञान भी उसे प्राप्त होता है। तो शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया जो आपको सामाजिक के साथ साथ व्यवसायिक ज्ञान भी जो है देने की कोशिश करती है। फिर हम बात करेंगे कि शिक्षण की आवश्यकता और उसका महत्व क्या होता है, कि शिक्षण, इम्पोर्टेंस ऑफ नीड ऑफ टीचिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नीड एंड टीचिंग, कि क्यों जरूरी है और इसका महत्व क्या होता है। तो शिक्षण क्या है, एक कौशल युक्त प्रक्रिया है। शिक्षण का तात्पर्य ज्ञान प्रदान करने से है। ठीक है, तो टीचिंग क्या है, हमेशा से ही आपको पता है कि शिक्षण यानी कि टीचिंग क्या है, एक स्किलफुल एक्टिविटी है। ठीक है, तो इसमें जो भी व्यक्ति या फिर आप कहेंगे जो अध्यापक है, ठीक है, वो क्या कर लेता है, अपनी क्षमता को विकसित कर लेता है। ठीक है, कि जो ज्ञान उसके पास है वह दूसरों को क्या कर सके, सिखा सके। और ये एक तरह की मुश्किल प्रक्रिया है। तो आपने देखा है कि अब आप अपने आसपास, क्योंकि आपकी जो जनरेशन या आपकी जो भी हमारी जो जनरेशन है, मोस्टली लोग एजुकेटेड आपको देखने को मिलते हैं, सभी क्या होंगे, पढ़े लिखे होंगे। लेकिन हर पढ़ा लिखा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सिखा पाए ये आवश्यक नहीं है। तो सबको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होगी, सबने वही चीजें पढ़ी हैं, लेकिन वही चीज सेम वह दूसरे व्यक्ति को नहीं बता सकता, प्रभावी तरीके से नहीं उसे सिखा सकता। तो इसी को हम कहते हैं कि ये क्या है, एक तरह का स्किल है, और ये स्किल हमने क्या किया है, विकसित किया है। तो शिक्षण के द्वारा हम क्या करते हैं, ज्ञान को देने की कोशिश करते हैं, बांटने की कोशिश करते हैं। फिर छात्रों के व्यवहार और मनोवृत्तियों में शिक्षण के द्वारा हम क्या ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं, कि बच्चों के व्यवहार में और उनके की शिक्षण के माध्यम से हम छात्रों में वह व्यवहारिक परिवर्तन ला सकते हैं जो हम चाहते हैं। ठीक है, तो मनोवृत्ति मतलब उनके मन को, उनकी जो किसी चीज के प्रति उनको क्या कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं, उनको उनके बेनिफिट्स के बारे में बताकर। तो आपने देखा है कि बहुत सारे प्रोफेशनल व्यवसायिक पद होते हैं, लेकिन कोई बच्चा किसी चीज के प्रति कैसे आकर्षित हो रहा है, ये डिपेंड करता है कि अध्यापक उसे उस चीज के बारे में किस प्रकार से बता रहा है। ठीक है, तो शिक्षण का क्या है, व्यक्ति के, छात्र के व्यवहार में मनोवांछित परिवर्तन जो है इससे लेकर आया जाता है। ये इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। फिर वर्तमान और भावी जीवन के लिए शिक्षा हमेशा आपको क्या करती है, तैयार करती है, कि जो कुछ भी आप सीख रहे हैं वो आने वाले समय में आप क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। और शिक्षा क्या बनेगी, उसके लिए एक साधन बनेगी, एक माध्यम बनेगी, एक तरीका बनेगी, जो आपको अपने ज्ञान को, जो कुछ भी आपने क्या है सीखा है, या फिर जो भी आपने क्या है अनुभव प्राप्त किए हैं, उन अनुभवों का क्या कर पाएंगे, उपयोग कर पाएंगे। ठीक है, तो कुछ समय के बाद आप क्या कर पाएंगे, अपने भावी जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। और इसका आधार क्या होती है, शिक्षा। शिक्षा बनेगी क्या, इसका आधार, कि शिक्षा की वजह से ही जो है आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। फिर
अनुदेशन प्रारूप तैयार करने के लिए शिक्षण वैज्ञानिक आधार जो है वो प्रदान करना। तो ये आपको किसी भी तरह के प्रारूप को तैयार करने के लिए क्या करती है, आपको वैज्ञानिक आधार देती है। तो शिक्षा वैज्ञानिक आधार मतलब कि जब आप चीजों को बना रहे हैं तो उन चीजों को वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर बनाते हैं, तो उसमें हमें हर एक चीज के कारण के बारे में पता होता है, हर एक चीज के होने की चीजों के बारे में पता होता है। तो अनुदेशन का मतलब होता है कि शिक्षा क्या दे रही है, आपको दिशा दिखा रही है, ये आपका क्या कर रही है, ये आपको निर्देशन दे रही है, निर्देश दे रही है। ठीक है, तो अनुदेशन का मतलब यही होता है। अनुदेशन मतलब कि किस दिशा में आपको चलना चाहिए, ठीक है, किस तरह से आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो उसके लिए जैसे आपका उद्देश्य क्या है, आपको शिक्षा उसके बारे में बताती है। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कौन सी प्रक्रिया का चयन करना चाहिए, किस साधन का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, उसके उदाहरण मतलब उसकी उसी की तरह की चीजों के बारे में आपको बताएगी कि ऐसी ऐसी चीजें भी जो है वो है, उसकी सीमाएं क्या है उनके बारे में। तो अनुदेशन जो है आपको ये बताता है कि आपके ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है, कौशल क्या है, व्यवहार में परिवर्तन कैसे किया जाएगा, इन सब चीजों से क्या कराता है, आपको अवगत कराता है। फिर छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के लिए उनके क्या करते हैं, शिक्षण की आवश्यकता होती है कि जब भी आप किसी को सिखाना चाहते हैं उसके लिए आपको शिक्षा की सहायता लेनी पड़ेगी। फिर शिक्षण छात्रों को सूचनाएं प्रदान करता है, ठीक है, कि आपको हर एक तरह की क्या करता है, जानकारी देता है। तो शिक्षण जो है इसके लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, या शिक्षण की आवश्यकता इसलिए भी है कि ये हमें क्या देगा, सूचनाएं देगा, हर एक चीज के बारे में हमें क्या करता है, बताता है, जागरूक करता है आपको। तो वो सूचनाएं देने के लिए भी शिक्षा की आवश्यकता होती है। फिर हम बात करेंगे प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग के बारे में, कि शिक्षण की कुछ समस्याएं भी हो सकती है। तो शिक्षण कार्य करते समय एक शिक्षक के सामने कुछ समस्याएं आती हैं। सबसे पहले तो व्यक्तिगत भिन्नता, ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब होता है कि इसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब हर एक बच्चे की रुचि दूसरे बच्चे से क्या है, अलग है। तो प्रत्येक बच्चे की रुचि के अनुसार सिखा पाना, बच्चे की रुचि के अनुसार या उसकी योग्यता के अनुसार सिखाना क्या है, एक मुश्किल कार्य है। लेकिन फिर भी अध्यापक हमेशा कोशिश करता है कि वो सभी बच्चों की रुचियों को एक साथ लेकर चले। तो ये एक समस्या आपको देखने को मिल सकती है कि किसी बच्चे को किसी चीज में इंटरेस्ट होता है, किसी को किसी चीज में होता है, तो उनकी हर एक आवश्यकता के आधार पर उनको सिखा पाना मुश्किल है। इसलिए हम सामूहिक शिक्षा के रूप को साथ लेकर चलते हैं। दूसरा कि ये बालक और अध्यापक के संबंधों को स्थापित करने की समस्या, ठीक है, तो हमेशा किसी भी स्टूडेंट और टीचर के बीच में क्या होने चाहिए, अच्छे संबंध होने चाहिए, पॉजिटिव। इससे क्या होता है, इससे बच्चे की आपके विषय में रुचि बढ़ती है, ठीक है, वो सीखने के लिए तैयार होता है। और अगर ये संबंध अच्छे नहीं होते तो बच्चे की रुचि आपके विषय से खत्म भी हो सकती है धीरे धीरे, ठीक है, वो आपकी बातों को क्या ना दे, महत्व ना दे, ठीक है, आपके विषय को महत्व ना दे। तो इसके लिए एक अच्छा और पॉजिटिव सकारात्मक संबंध स्थापित करना भी बहुत ही मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि अभी हमने बात की इंडिविजुअल डिफरेंस की, कि हर व्यक्ति क्या है, अलग है, ठीक है, और हर व्यक्ति अलग है। तो हर व्यक्ति की जो पसंद है, ठीक है, हर व्यक्ति की जो पसंद है या हर व्यक्ति का जो सोचने का विचारने का तरीका है वो क्या होगा, अलग होगा। और आप सभी को पता है कि कोई भी एक व्यक्ति सभी को पसंद आए ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो बहुत सारे आपने देखे होंगे कुछ अध्यापक हमें ये वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे वो हमें पढ़ाते हो चाहे नहीं पढ़ाते, तो वो आकर्षण अट्रैक्शन है उनके प्रति, ठीक है, और कुछ हमें पढ़ाते हैं फिर भी वो आपको पसंद नहीं होते। तो इसलिए एक पॉजिटिव, इतना तो अच्छा संबंध हो जाए कि बच्चा सीखने के लिए तैयार हो जाए, आपके विषय को पढ़ ले, ठीक है, अच्छे जानकारी उसमें प्राप्त कर ले, ताकि आगे चल के जीवन में उसे उस विषय से संबंधित समस्याएं ना हो, ठीक है। तो बच्चे और अध्यापक के बीच में अच्छे संबंध स्थापित करना भी क्या है, एक समस्या है।
फिर कक्षा में उपद्रवी बालकों की समस्या। तो आपने देखा है कि बच्चे बच्चे तो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, शरारती होते हैं, और उनको रोकना या कुछ घंटों के लिए उनको रोक पाना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो उसके लिए अलग अलग तरह की गतिविधियों को प्लान करना, अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट को प्रिपेयर करना एक बड़ी ही समस्या का काम है। तो ऐसे उपद्रवी बालकों को, कि कुछ बच्चे होते ही नटखट हैं कि उतना आपने कितना ही व्यस्त रखने की कोशिश करे, वो हर गतिविधि में क्या करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा खोज ही लेंगे, ठीक है, जिससे वो शरारत कर पाए। तो ऐसी चीजों को कैसे मैनेज किया जाए, ये भी शिक्षण की एक समस्या का रूप है। फिर नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग, कि हर रोज किसी एक नए शिक्षण विधि का आपको इस्तेमाल करना है बच्चों को सिखाने के लिए, क्योंकि हम उनके समग्र विकास को क्या करना चाहते हैं, बढ़ावा देना चाहते हैं। तो हर एक रोज एक नए विषय के बारे में सोचना, उसके लिए सामग्री को तैयार करना, और उसके लिए प्रभावी वातावरण बनाना भी एक मुश्किल और समस्या का कार्य है। इसीलिए हम कहते हैं कि अध्यापक के अंदर क्या होना चाहिए, कौशल होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए कि वो इन सारी समस्याओं को क्या कर सके, दूर कर सके। फिर कक्षा में अनुशासन बनाना, ठीक है, तो हमने बात की थी कि कक्षा में अनुशासन बनाना भी बहुत आवश्यक है, ठीक है, सिर्फ बच्चा सीखे इतना ही आवश्यक नहीं है, अनुशासन और डिसिप्लिन भी जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। छात्रों का मूल्यांकन कर पाना, तो जैसे हम इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करते हैं कि हर बच्चे की रुचि अलग है, हर बच्चे की योग्यता अलग है, आवश्यकता अलग है, तो हर एक ही विधि से अगर आप हर बच्चे का मूल्यांकन करेंगे तो वो भी ठीक नहीं है। तो सही मूल्यांकन की विधि का चयन करना, जिससे हम सभी बच्चों का मूल्यांकन एक ही प्रकार से कर पाए, वो भी उसका चुनाव करना, उसको लागू करना भी एक समस्या ही है। फिर शिक्षण के माध्यम की समस्या, ठीक है, कि बच्चों को किस मीडियम में पढ़ाया जाए, हिंदी में पढ़ाया जाए, इंग्लिश में पढ़ाया जाए, क्योंकि आप देखते हैं कि अभी बच्चे की आवश्यकता है कि वो अपनी भाषा में ज्यादा चीजों को समझ पाते हैं, तो हम मातृभाषा को महत्व देते हैं। फिर हमें पता है आगे जाके जो है दूसरी भाषाएं सीखना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। तो एज ग्रुप के बाद उस दूसरी भाषा को सीखना भी हमारे लिए क्या होता है, एक मुश्किल टास्क हो जाता है। तो शिक्षण के माध्यम की समस्या, कि कौन से माध्यम में बच्चे को पढ़ाया जाए जो ज्यादा प्रभावी बने, भाषा पर उसके स्किल को बनाए रखे, ठीक है, भाषा प्रभावी बने, अपनी अभिवृत्ति को, अपने कम्युनिकेशन मेथड को वो बेहतर बना पाए, ठीक है। फिर आता है कंक्लूजन ऑफ टीचिंग, कि अंत में ये सारी बातें पढ़कर आपको क्या समझ में आता है। तो इन सब चीजों से हमें ये पता लगता है कि शिक्षण जो है मनुष्य के विचारों को संतुलन और स्थिरता देता है, कि वो आपकी सोच को क्या करता है, बैलेंस बनाता है, ठीक है। फिर शिक्षण से गरीबी को दूर किया जा सकता है, अज्ञानता को दूर किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो आपके समाज के लिए अच्छी नहीं है, उनको दूर करने के लिए शिक्षा एक अच्छा और बेहतर साधन है। फिर शिक्षण से हम आसपास शांति लेकर आ सकते हैं, भाईचारे का माहौल जो है वो बना सकते हैं, जो हमारे लिए क्या है, बहुत आवश्यक है। फिर शिक्षा के माध्यम से, शिक्षण से हमें ज्ञान और समझ जो है वो मिलती है, कि आप बेहतर रूप से चीजों को समझ पाते हैं, हर चीज की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को समझ पाते हैं। शिक्षण के कार्य हमेशा उद्देश्यपूर्ण होते हैं, कि शिक्षण से हमें पता लगता है कि जब कुछ भी हम सीख रहे हैं वो हमारी आवश्यकता है, और इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं, और उसका कोई ना कोई उद्देश्य है। फिर शिक्षण से बच्चों में करके सीखने की रुचि जो है वो उत्पन्न होती है, ठीक है, कि हम क्या करते हैं, अनुभव के आधार पर चीजों को सीखते हैं, जो लंबे समय तक हमारे मस्तिष्क में